Good morning, dear student. This is our part 5 of the lesson Electoral Politics, where we will start our new topic, and that is what makes election in India democratic. इसका अर्थ ये होता है कि किस कारण इंडिया में इलेक्शन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक वे के साथ होते हैं या हो रहे हैं. We get to read a lot about unfair practices in elections. हम सुनते आ रहे हैं कि इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब गलत बातें होती है. न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन्स रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशंस. अब न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो पर हम सुनते हैं कि गलत तरीके से वोटिंग हुआ है, फर्जी वोटिंग हुआ है. मोस्ट ऑफ दिस रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग. अब ऐसे कौन से रिपोर्ट्स हम सुनते हैं थ्रू द रेडियोज़ एंड न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर, वो हम देखने वाले हैं. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर 3 मार्क्स, दैट विच आर द अनफेयर थिंग्स दैट आर डन इन इलेक्शंस व्हाइल कंडक्टिंग इलेक्शन. तो ये उसका आंसर भी हो सकता है. इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट. कभी कभी क्या होता है, मतलब जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है ऐसे लेडीज़ जेंट्स का नाम उस लिस्ट में आता है, और जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है ऐसे लोगों का नाम, रियल लोगों का नाम उस लिस्ट से गायब हो जाता है. तो ये ऐसा हो सकता है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर और कोई इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर अगर मिल गए तो ऐसा ये नाम कम ज़्यादा कर सकते हैं. मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. हमने देखा है कि एट द टाइम ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट उस समय जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं या फिर जो मंदिर मस्जिद होते हैं, ऐसे समय ये चीज़ों का यूज़ नहीं करना पड़ता है. बट कुछ पार्टियाँ गवर्नमेंट पावर का, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं और इलेक्शन जीतते हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज़. अब कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पैसे का यूज़ अमीर कैंडिडेट से होता है और कुछ कुछ पार्टियाँ ज़्यादा पैसे का यूज़ करते हैं. हमने देखा है, आई थिंक फॉर इलेक्शंस ऑफ लोकसभा नॉट मोर देन 25 lakhs एंड फॉर द इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट मोर देन 10 lakh अमाउंट हमको खर्च नहीं करना पड़ता है. बट कुछ कुछ पार्टियाँ उससे भी ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पर वो कम दिखाती है खर्च, और असल में वो मोर देन करोड्स ऑफ रुपीज़ एक्सपेंड करती है. इंटिमिडेशंस ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे. अब इंटिमिडेशन का अर्थ होता है धमकी देना, डराना, धमकाना. इलेक्शन के समय कुछ पॉलिटिकल पार्टी के वॉलेंटियर, मेंबर या लीडर वोटर्स को धमकाते हैं कि हमको अगर वोटिंग नहीं किया तो हम तुमको मारेंगे या ये फैसिलिटी नहीं देंगे. रिगिंग का अर्थ होता है गलत तरीके से वोटिंग कराना. रिगिंग का मतलब होता है, हमने बोला है जो मरे हुए लोग हैं उनके नाम पर दूसरे लोग आते हैं, वोटिंग करके चले जाते हैं. जो उस एरिया में नहीं रहते फिर भी वो आते हैं और दूसरे लोगों के नाम पर वोटिंग करके चले जाते हैं. तो ऐसे भी गलत बातें कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ इलेक्शन के समय करती है. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन, व्हाट wrong things or illegal things are happened during election. Many of these reports are correct. We feel unhappy when we read or see such reports. और इनमें से बहुत से रिपोर्ट सच भी होते हैं, और जब हम कभी ऐसा पढ़ते हैं या देखते हैं न्यूज़ चैनल पर तो मन में थोड़ा ख़राब लगता है कि अरे यार, वी आर लिविंग इन मॉडर्न एज. आज वर्ल्ड कितना प्रगति कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट आया है, फिर भी लोग ऐसे गलत तरीके अपना रहे हैं. बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज़ ऑफ इलेक्शंस. लेकिन अब ये बात इतनी बड़ी नहीं है कि वो हमारे पर्पज़ ऑफ इलेक्शन का ही ख़राब कर दे, क्योंकि कुछ कुछ लोग अच्छे भी हैं, कहाँ सिस्टम अच्छा भी है. दिस बिकम्स क्लियर इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर not because it has popular support but through electoral malpractices.
तो कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टियाँ वो फेमस है लोगों के बीच में इस कारण जीत के आ रही है, या फिर वो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब गलत तरीके अपनाते हैं, इस कारण इलेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने। दिस इज़ अ वाइटल क्वेश्चन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट अस केयरफुली एग्जामाइन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब देखो, रिलेटेड टू इंडिया ये बात सही है या झूठ है वो हम अब देखने वाले हैं। मतलब सच में इंडिया में माल प्रैक्टिसेस गलत तरीके से इलेक्शन जीते जाते हैं या इन अ डेमोक्रेटिक वे के साथ इलेक्शन जीते जाते हैं, वह अब हम देखने वाले हैं। मीन्स नाउ वी विल अंडरस्टैंड द पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि हाउ इन इंडिया नाइसली with a proper conduction, proper rules and regulation, how elections are conducted under the guidance of election commission. Now we will understand new topic, independent election commission। मतलब हमारे यहाँ जो निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है। मतलब इलेक्शन के डेट डिक्लेयर करना, इलेक्शंस कंडक्ट करना, वो ऑफिसर को ट्रेनिंग देना, देन रिजल्ट को डिक्लेयर करना, दिस ऑल थिंग्स आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के जरिए कौन सा वर्क किया जाता है, हाउ द इलेक्शन कमीशन इज कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया, उसका ये आंसर है। और क्वेश्चन कैन कम, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Now line to line we will understand. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conduct the elections. अब ये बात सच है या झूठ है, तो उसके लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, कैसा करता है, क्या प्रोसेस है, वो हमको पहले देखना पड़ेगा। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो स्वतंत्र है गवर्नमेंट से, और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, या फिर क्या रूलिंग पार्टी का दबाव इलेक्शन कमीशन पर होता है या फिर उस दबाव के कारण वो निर्णय लेते हैं। मीन्स वेदर द इलेक्शन कमीशन इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट पावर या फिर अंडर द पावर ऑफ गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वर्क, वो हम देखने वाले हैं। बट रियली देखा जाए तो इसका आंसर क्या है, इंडियन इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट अंडर द पावर ऑफ गवर्नमेंट। जब इलेक्शंस होते हैं तो इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन जो होता है वो हमारी गवर्नमेंट का गुलाम नहीं बनता है, गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन का सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर है कि वो फ्रीली और बिना डरे इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे। डू दे एक्चुअली यूज़ दिस पावर, क्या असल में सच इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के समय अपनी पावर का इस्तेमाल सही तरीके से करता है। तो इस सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। मतलब इनडायरेक्टली यू विल अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ पॉजिटिव वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन या चुनाव आयोग का आप अच्छा काम इस पैराग्राफ में देखने वाले हैं। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। हमारे कंट्री के लिए इस क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव है। मतलब अपना इलेक्शन कमीशन जो है दैट इज़ नॉट वर्किंग अंडर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, वो एक स्वतंत्र कमीशन है, वो एक स्वतंत्र वर्क करने वाला सिस्टम है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शंस कमीशन, ईसी का लॉन्ग फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन। तो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जो होता है पूरे इंडिया का एक मेन ऑफिसर्स होता है, फिर उसके अंदर हर अलग अलग राज्य के ऑफिसर्स होते हैं, फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। इस प्रकार से वन हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन जो जिसको हम इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, उसके अंडर ये इलेक्शन होते हैं। इट एन्जॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एन्जॉयज। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में न्याय व्यवस्था एक स्वतंत्र पावर को अंडरस्टैंड करता है, कैरी ऑन करता है, उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन भी इंडिया में स्वतंत्र है। द चीफ
The Chief Election Commissioner, that is CEC, question can come in an examination. What is the long form of CEC? तो क्या होगा उसका आंसर? Chief Election Commissioner. तो the Chief Election Commissioner CEC is appointed by the President of India. हमारे भारत के राष्ट्रपति हमारे CEC को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करते हैं. क्यों इलेक्ट करते हैं? बिकॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ दैट पर्सन the election process is going to conduct. But once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president or the government. एक बार वह CEC इलेक्ट होने के बाद वह प्रेसिडेंट को या गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होता है. मतलब जो भी वह निर्णय लेगा वो अपने मर्जी से लेगा, उसके ऊपर ना प्रेसिडेंट का दबाव होगा ना गवर्नमेंट का दबाव होगा. Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. अगर गवर्नमेंट को उसका वर्क का सिस्टम अच्छा नहीं लगा फिर भी रूलिंग पार्टी CEC को ईजिली अपने पद से हटा नहीं सकती है. वेरी फ्यू इलेक्शन commissions in the world have such wide-ranging power as the election commissions of India. बहुत से देशों के कम इलेक्शन कमिश्नर को इतने अच्छे पावर होंगे जितना हमारे देश में है. मतलब हमारे देश में अच्छी पावर है कंपेयर टू द अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अदर कंट्रीज. वैसे अपना इंडिया कंट्री आपको पता है हर बातों में और कंट्री इज़ बेस्ट बिकॉज मॉरलिटी इज़ followed here, discipline is followed here, cooperation is followed here, and maturity is shown here. Now we will understand the work of EC. EC takes decisions on every aspect of conduct and control of elections, from the announcement of elections to the declarations of result. Now see student, this paragraph, these points are the answer of one question. 3 या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. राइट द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशंस और इलेक्शन कमिश्नर, तो वो उसका ये आंसर है. तो इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करने से रिजल्ट डिक्लेयर करने तक के सभी कार्य दोज आर कंडक्टेड बाय द EC, इलेक्शन Commissioner. It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates its. Code of conduct मतलब आचार संहिता. हमने देखा है जब इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं उससे कुछ दिन पहले कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर होती है बाय द EC. तब हमने देखा है कि कोई भी रूलिंग पार्टी पहली वाली नई पॉलिसीज़ या नया इनॉग्रेशंस प्रोग्राम का ओपनिंग नहीं कर सकता है, या गवर्नमेंट ऑफिसेस को किसी धार्मिक स्थल को मतलब मंदिर मस्जिद इन चीज़ों को लीडर स्पीच के लिए भाषण के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. और जो भी लीडर पार्टी जो भी पार्टी का लीडर इस रूल को कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करेगा मतलब नहीं मानेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करने का या उसको जेल में भेजने का कार्य वो इज़ डूइंग EC, इलेक्शन कमीशन करता है. During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. तो कभी कभी इलेक्शन कमीशन कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस का ट्रांसफ़र भी कर सकती है और कंट्रोल करती है रूलिंग पार्टी को कि वो कोड ऑफ कंडक्ट का सही प्रकार से फॉलो अप ले और इलेक्शन को सही मात्रा में कंडक्ट करे. When on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government. This is very important point. मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं कोई भी डिपार्टमेंट के, उस समय जब वो
इलेक्शन के समय ड्यूटी पर आते हैं तो दे आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। मतलब उस समय गवर्नमेंट का ऑर्डर उन पर लागू नहीं होता है, इसी का ऑर्डर उन पर लागू होता है। आपको पता है जब इलेक्शन कंडक्ट होता है तो वो पर्टिकुलर रूम में ईवीएम मशीन होता है, जो एक पर्सन उसको कंट्रोल करता है। एक पर्सन वो वोटर्स जो आते हैं वोटिंग करने के लिए उनका नाम को चेक करता है, एक पर्सन स्याही लगाता है, एक पर्सन साइन लेता है। इस प्रकार से पुलिस होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर, ऐसे 5-6 लोगों का ड्यूटी लगता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड होल इंडिया एट द टाइम ऑफ लोकसभा इलेक्शन कितने बूथ होते हैं मतलब वोटिंग करने के लिए। In the last 15 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कि परफेक्टली इलेक्शन कमीशन अपना कार्य कर रहा है और उसमें वो इम्प्रूवमेंट भी कर रहा है। It is very common now for the Election Commission to reprimand का अर्थ होता है formal expressions of disapproval. What is the meaning of reprimand? Formal expression of disapproval, मतलब कोई चीज़ को वो नामंजूर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। reprimand the government and administrations for their lapses का अर्थ होता है खामियां या कमियां। तो कभी कभी क्या होता है इलेक्शन कमीशंस गवर्नमेंट के कभी ऑर्डर को भी खारिज कर देता है, नहीं मानता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कमीशन इज मोर पावरफुल दैन द गवर्नमेंट। When elections officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll. अब इलेक्शन कमीशन को जब लगता है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर गांव में या पर्टिकुलर सिटी में इलेक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ है, कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ माल प्रैक्टिसेस, मतलब मरे हुए लोगों को भी वोटिंग करवाया दूसरे लोगों के ज़रिए, या किसी ने गलत तरीके से ऑफिसर के साथ पैसे देकर उस ईवीएम मशीन को सेट किया और इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर लगता है इसी को, तो कभी कभी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर स्टेट के बूथ का इलेक्शंस कैंसिल होता है और वो फिर से 8-10 दिन के बाद कंडक्ट कर सकता है। दिस इज़ द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, दैट इज़ ईसी। द रूलिंग पार्टीज often do not like what the EC does. कभी कभी रूलिंग पार्टी को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उनको उनका मानना पड़ता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कमीशन इज मोर पावरफुल दैन द रूलिंग पार्टी, बट दे हैव टू ऑबे, उन्होंने मानना ही चाहिए। दिस वुड नॉट हैव हैपन इफ द EC वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। अगर हमारा EC इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं होता और पावरफुल नहीं होता तो इंडिया वॉज अनेबल टू कंडक्ट इलेक्शंस सिंसियरली एंड प्रॉपरली। इसलिए हमारे इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे और लीगल वे के साथ होते हैं, ना कि इलीगल वे के साथ। अब कहीं कभी कुछ घटनाएं होती है तो इतने बड़े देश में कुछ घटनाएं इतनी बड़ी बात नहीं है, but always election commission is trying to conduct elections sincerely with a legal way. Next topic we will understand popular participation. अब ये popular participation क्या है? अब popular मतलब how people are participation in the election. मतलब इंडिया के लोग कंपेयर टू द फॉरेन कंट्रीज इलेक्शन के दिन पिकनिक मनाते हैं या वोटिंग करते हैं। बाकी के देश इलेक्शन के समय सच में वोटिंग को जाते हैं या पिकनिक मनाने जाते हैं, वो अब हम देखने वाले हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विथ एंथुसियाज्म। अब दूसरा एक मार्ग है कि लोग इलेक्शन के दिन वोटिंग करने को एंथुसियाज्म के साथ, उत्साह के साथ, इंथुजियाज्म का अर्थ है उत्साह, मतलब खुश होके वो जाते हैं कि नहीं, वो हम देखेंगे। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री
or fair, people will not continue to participate in the exercise. reality है, जब इलेक्शन प्रोसेस ही सही नहीं होगा, गलत तरीके से होगा, तो पीपल विल नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, इन द इलेक्शन प्रोसेस. अगर हमारा इलेक्शन प्रोसेस सही होगा, लीगल होगा, तो पीपल लाइक टू वोट फॉर द लीडर्स. इफ इट विल बी इलीगल, देन पीपल विल नॉट लाइक टू go for voting. Now read these charts and draw some conclusion about पार्टिसिपेशन इन इंडिया. अब यहाँ एक चार्ट दिया है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और इंडिया भारत का. ये आप वोटर टर्नआउट देखते हो, वोटर टर्नआउट का आपको मतलब पता है, मतलब कितना परसेंटेज वोटिंग उस डिस्ट्रिक्ट में, उस कंट्री में, उस स्टेट में हुआ, ऐसा परसेंटेज निकालते हैं. ये यूके का और इंडिया का दिया है. 1991 और 2005 का कंपैरिजन दिया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 1991 में 56% वोटिंग टर्नआउट था इसका इंडिया का, वही यूके का था 78%, मतलब ज़्यादा था अपने से. बाद में 58% था इंडिया का, वही यूके का 70% था. देन 62 इंडिया, देन 60, 59, 58. मतलब आप देख रहे हो 1991 से लेकर तो 2005 तक अपना वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मतलब इतना नहीं बढ़ा है. और यहाँ हम देख रहे हैं यूके में 1991 के समय ज़्यादा था, बाद में अभी वो कम कम हो रहा है. हमारा पहले कम था, बाद में हमारा बढ़ रहा है. सी, इंडिया का पहले 56 था, बाद में 58, 62, 60, 59, 58. मतलब हमारा बढ़ रहा है या स्टेबल है? इंडिया का वोटर टर्नआउट बढ़ता है या स्टेबल रहता है, लेकिन कम नहीं होता है. यूके में क्या हो रहा है? पहले ज़्यादा था, अब कम कम हो रहा है. मतलब मॉडर्नाइजेशन में यूके में क्या हो रहा है? पीपल पार्टिसिपेशन इज डिक्रीजिंग, एंड इन इंडिया इट इज़ इंक्रीजिंग और इट इज़ स्टेबल, लेकिन कम नहीं हो रहा है. मतलब आई थिंक पीपल आर अलर्ट हियर टू वोट इन इलेक्शंस. तो दिस इज द वोटर टर्नआउट, मतलब परसेंटेज ऑफ द पीपल. पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स. लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का सहभाग कितना है स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री में, उसका एक परसेंटेज निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वोटर टर्नआउट फिगर. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय वोटर टर्नआउट. तो आपने लिखना है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शन प्रोसेस in percentage is known as voter turnout. Turnout indicate the percentage of eligible voters who actually cast their vote. तो टर्नआउट क्या होता है कि एक्चुअली कितने लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, वो होता है वोटर टर्नआउट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, दैट स्टेट और दैट कंट्री. Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में वह डिक्लाइन हुआ है, कम हो रहा है मॉडर्नाइजेशन में. पहले ज़्यादा था 1991 में, अब मॉडर्नाइजेशन में 2020 तक इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज, इट इज़ गोइंग टू डिक्लाइन. इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ आइदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप. लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है मॉडर्नाइजेशन में? द वोटर टर्नआउट इज इंक्रीजिंग और इट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल बट नॉट डिक्रीजिंग. कम नहीं हो रहा है. मतलब अलर्टनेस इज देयर इन इंडिया. अपने जो लोग हैं, कॉमन पीपल है इंडिया के, दे आर वेरी अलर्ट फॉर द वोटिंग. उनको पता है कि अभी अगर उन्होंने अच्छे लीडर नहीं चुने तो 5 साल तक उनको खराब लीडर को झेलना पड़ेगा. इसलिए दे आर ट्राइंग टू गो इन इलेक्शन प्रोसेस एंड इलेक्ट वोट टू इलेक्ट देयर लीडर्स. नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड. सेकेंड अभी इसमें हम देखेंगे. In India, the poor illiterate and in India the poor illiterate and
underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. This is very important topic dear student. भारत में क्या होता है, पुअर पीपल, अज्ञानी लोग एंड अनप्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज, मतलब जो जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, ऐसे लोग वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन. मतलब गरीब, कम पढ़े हुए लोग, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा वोटिंग करते हैं कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन. फिर रिच और प्रिविलेज सेक्शन के लोग क्या करते होंगे? आई थिंक दे विल बी गोइंग टू सेलिब्रेट द पिकनिक ऑन दैट डे, है ना? ऐसा ही होगा ना. मतलब वोटिंग का जो दिन होगा उस समय गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, मतलब सभी ऑफिसेज बंद होते हैं ताकि लोग ऑफिस से न जाके वोटिंग को जाए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद होते हैं, लोगों ने वोटिंग को जाना चाहिए इसलिए. बट क्या करते हैं रिच पीपल एंड स्टैंडर्ड एजुकेटेड लोग उस समय विद देयर फैमिली दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट द पिकनिक इन अ गार्डन और टू सी द मूवीज इन अ थिएटर, मल्टीप्लेक्स में. ऐसा ही होता है ना. और बाकी के जो कॉमन लोग और गरीब लोग होते हैं वो बेचारे वोटिंग करते हैं. लेकिन कुछ कुछ रिच लोग भी अलर्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग गुड कॉमन सेंस, उनमें भी समझदारी होते हैं, तो कुछ कुछ रिच पीपल, प्रिविलेज पीपल भी वोटिंग करते हैं. बट एवरेज में ऐसा इंडिया में सर्वे हुआ है कि एवरेज में रिच पीपल, स्टैंडर्ड पीपल, एजुकेटेड पीपल आर सेलिब्रेटिंग विद देयर फैमिलीज ऑन द हॉलीडे ऑफ इलेक्शन. तो डियर स्टूडेंट, आपने ध्यान रखना है जब भी इलेक्शंस होगा फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली और फॉर लोकसभा, तो मम्मी पापा अगर बोलेंगे कि चलो पिकनिक जाएंगे, तो आपने पहले बोलना मम्मी और पापा आप वोटिंग करके आओ, देन वी विल होल डे सेलिब्रेट द पिकनिक. रियली विल यू डू? गुड. This is in contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans, and Hispanics vote much less than the rich and white people. मतलब फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, रिच पीपल आर गोइंग फॉर वोटिंग एंड पुअर पीपल आर नॉट गोइंग फॉर वोटिंग. इंडिया में उल्टा है, इंडिया में पुअर पीपल आर गोइंग फॉर वोटिंग एंड रिच पीपल आर नॉट गोइंग फॉर वोटिंग. जैसा देश वैसा भेष, ऐसा होता है. थर्ड पॉइंट, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन. अब इंडिया में हमने देखा कि गरीब लोग ज़्यादा, कम पढ़े लोग ज़्यादा वोटिंग को जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर सरकार अच्छा रहा तो उनका अच्छा चलेगा, अच्छा पॉलिसी सरकार उनके लिए बनाएगा. और रिच लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सरकार कौन सा भी आए, रिच पीपल आर हैविंग मनी, हैविंग देयर ओन बिजनेसेस, इसलिए उनमें डर नहीं होता है. बट कॉमन पीपल में डर होता है. दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस they can bring pressures on the political parties to adopt policies and programs favorable to them. तो गरीब लोगों को लगता है कि elections voting is a process through which they can make a pressures on the government to make such type of policies for the benefit of the poor people. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. उनको लगता है कि उनके वोटिंग से अच्छा सरकार बनेगा और देश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. दैट्स वाई पुअर एंड इलिटरेट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग अ लॉट कंपेयर टू द रिच एंड एजुकेटेड पीपल. पॉइंट नंबर 4, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. सालों से हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशंस ऑफ वोटर्स इन इलेक्शंस इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे इंडिया के लोग अलर्ट है, बहुत समझदार लोग हैं. दैट्स वाई ये परसेंटेज हमारा ज़्यादा है. ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन अ कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़. तो 2004 के इलेक्शन में क्या हुआ था, मेनी पीपल टुक पार्ट, मीन्स जब लोग अलर्ट होते ओनली दैट टाइम
what happens? They took part in an election process. More than half of the people identified themselves as being close to one or other political party. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. मतलब बहुत से लोग जो है दे बिकम द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. आजकल हम देखते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैनी जो भी लोग होते हैं वॉलेंटियर, दे आर गिविंग द मीन्स देयर ओपिनियन टू पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. आजकल लोग खुलकर अपना ओपिनियन पर्टिकुलर पार्टी के बारे में देते हैं. पहले 10-15 साल पहले ऐसा नहीं होता था, लोग डरते थे अपना ओपिनियन देने में. आज तो आप देखते होंगे फ्रीली ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप ऐसे स्टेटमेंट आते हैं बाय द कॉमन पीपल, बाय द स्टूडेंट, बाय द ह्यूमन ऑफ इंडिया कि जो अपना सपोर्ट पर्टिकुलर पार्टी को देते हैं. देन नेक्स्ट न्यू टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. मतलब जो भी इलेक्शन का आउटकम होता है, रिजल्ट होता है, वेदर द पीपल ऑफ इंडिया इज एक्सेप्टिंग और नॉट. मतलब जो भी इलेक्शन कमीशन निर्णय देता है कि भाई XYZ पार्टी ओन इन दिस इलेक्शन इन दिस स्टेट और होल इंडिया फॉर लोकसभा दिस BJP और कांग्रेस और शिवसेना और मोर पार्टीज आर ओन, तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, वो हम देखने वाले हैं. वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ. अब लोग इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, उससे पता चलता है कि उस कंट्री में इलेक्शन कमीशन का वर्क फ्री फेयर है या नहीं है. जिस कंट्री में हर इलेक्शन के रिजल्ट को लोग मानेंगे तो वहाँ का इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर है. जहाँ झगड़े होंगे उस समय देख लेना कि या तो लोगों में प्रॉब्लम है या तो इलेक्शन कमीशन में प्रॉब्लम है. इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, the outcomes always favors the powerful. अगर इलेक्शन कमीशन का वर्क फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो क्या होता है, हमेशा पावरफुल पार्टी, हमेशा रिच पार्टी या फिर पर्टिकुलर पार्टी ही क्या करेंगी, इलेक्शन में हमेशा वो जीतेंगी और फिर छोटी पार्टियां हमेशा हारेंगी. इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शन. यूजुअली Usually the losing party does not accept the outcome of rigged elections. अगर इंडियन इलेक्शन में कुछ फ्रॉड सिस्टम होता तो हमेशा एक ही पार्टी हमेशा जीत कर आ सकती थी. बट वी आर ऑब्जर्विंग द रिजल्ट ऑफ इंडियन इलेक्शन दैट the party which is always winning, sometimes it is going to lose the election. Sometimes the party which is not going to elect in India, that party is making a government. तो इससे हमको पता चलता है कि sometimes ruling party is losing the election and sometimes that own party is also losing the election or lose party is also winning the election. इसका मतलब our Indian election system is very free and fair. The outcome of India's election speaks for itself. तो हमारा जो आउटकम है, अब तक का जो हमारा रिकॉर्ड है, BJP का हो, कांग्रेस का हो, शिवसेना का हो या अलग अलग पार्टियाँ का हो, वो हमको बताता है कि इन इंडिया द आउटकम ऑफ इंडियन इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर. कहीं पर भी फ्रॉड सिस्टम नहीं हुआ है. अब वो कैसे हम देखेंगे. द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अब देखेंगे हम, द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल. हमने देखा है कि जो पार्टी रूलिंग है वह स्टेट में बहुत बार हारी भी है और नेशनल लेवल पर जीती भी है और हारी भी है. इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 elections held in last 15 years the ruling party lost. पिछले 15 सालों में 3 में से 2 इलेक्शंस को रूलिंग पार्टी हारी है. अगर रूलिंग पार्टी नहीं हारती, हमेशा वही जीत कर आती, तो हम बोल सकते थे कि भाई कुछ तो सेटिंग किया है इन्होंने, इसी कारण वो हमेशा जीत कर
आते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है, अपने यहाँ जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला भी कभी कभी जीतता है। इसका मतलब अपन सही जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन द यूएस एंड इनक्यूबेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस द इलेक्शन। अब यूएस में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो रेयरली हारते हैं, मतलब हमेशा वो जीत के ही आते हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएस लूज इलेक्शन। इंडिया में अगर 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा में, तो उनमें से आधे मतलब 250 के ऊपर हार चुके हैं इलेक्शन बहुत बार। तो ये हमको दर्शाता है कि अपना इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ही फ्री एंड फेयर है। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। हमने देखा है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां, ऐसे कैंडिडेट जो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं या अपना पावर दिखाते हैं थ्रू द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वो बहुत बार इलेक्शन को हार चुके हैं। मतलब पैसा और पावर हमारे इंडियन इलेक्शन सिस्टम में काम नहीं आता। तो हमारे इलेक्शन सिस्टम में क्या काम आता है, द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, द वर्क ऑफ द कैंडिडेट, द बिहेवियर ऑफ द पार्टी, द गुड पॉलिसीज मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़। ये सब कुछ अगर अच्छा है तो वो पार्टी जीतेंगी, अगर ये सब कुछ खराब है तो वो पार्टी हार जाएगी। वेरी फ्यू डिस्प्यूट इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। ऐसे कुछ जगह के केसेस होंगे जहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन एवरेज में जो भी रिजल्ट होते हैं इलेक्शंस के, दोज आर एक्सेप्टेड बाय द डिफीटेड पार्टीज। हारी हुई पार्टियां इस रिजल्ट को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। न्यू टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इस पर एक क्वेश्चन आएगा, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का अर्थ क्या होता है। जो हमारे इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस होना चाहिए उसकी समस्या क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं या आ सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Challenges to free and fair elections. All this leads to a simple conclusion. Elections in India are basically free and fair. तो हमने अब तक जो भी नॉलेज देखा, जो भी मैटर देखा, वो क्या हमें बताता है कि इंडिया में रियली इलेक्शंस आर कंडक्टेड फ्रीली एंड फेयरली। डरने की बात नहीं है। द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शंस एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल्स। जो भी पार्टी अपनी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट में आती है, तो बात तय है कि दैट पार्टी इज़ एक्सेप्टेड बाय द पीपल। लोगों ने उस पार्टी को माना है। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। अब सब कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लागू नहीं होता है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब क्या, आपको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब द एरिया वेयर पर्टिकुलर वोटर्स आर गिविंग द वोटिंग फॉर द कैंडिडेट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। मोरबी अगर लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी होता है तो मोरबी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तालुका जो विलेजेस होंगे वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को लोकसभा के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे। अगर मोरबी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी होगा तो मोरबी इस तहसील प्लेस में, तालुका प्लेस में जितने भी विलेजेस होंगे वह उस तालुके के वोटिंग करेंगे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है हर स्टेट में। A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. अब कुछ कैंडिडेट होते हैं जो पावर पर पैसा बांटकर इलेक्ट होते हैं, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन एवरेज में रियली बाकी का जो आउटकम्स होता है वो बेस्ट होता है, रूल्स रेगुलेशन के साथ होता है। दे आर वेरी फ्यू
exceptions to this rule in the last 50 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. तो इससे हमारा इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, डेमोक्रेटिक बनता है. तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, रूलिंग पार्टी का अच्छा बिहेवियर और एज अ वोटर हमारा अलर्ट होना. हम अलर्ट है इसलिए ये लीडर अच्छे हैं. अगर हम गलत चीज़ों को, गलत कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे तो उनका पावर बढ़ता ही जाएगा. इसलिए न्यूज़पेपर के ज़रिए, न्यूज़ चैनल के ज़रिए हमने हमेशा पढ़ना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी एमएलए है या एमपी है उसका एजुकेशन कितना है, उसका स्पीच देने का तरीका कैसा है, किस प्रकार से वो पॉलिसीज़ बनाता है, करप्शन कर रहा है क्या, उसके अनुसार हमने उसको इलेक्ट करना चाहिए. Yet the picture looks different if we ask the deeper questions. Are people's preferences based on real knowledge? क्या लोगों का जो प्रेफरेंस होता है वो नॉलेज के आधार पर होता है, नॉलेज के आधार पर वो इलेक्ट करते हैं. आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? क्या लोगों को सच में जो भी एमएलए एमपीज होते हैं वो उनको अच्छे मिलते हैं? इज इलेक्शंस रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? क्या इलेक्शन अच्छी बात है सरकार बनाने के लिए या प्रोग्रेस होने के लिए? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन्स होप टू विन इलेक्शन? क्या कॉमन मैन भी आशा कर सकता है कि वो इलेक्शन में खड़ा रहेगा और जीत कर आएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आंसर हमको ढूंढने पड़ेंगे. क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मेनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस of Indian elections to our attention. This include. अब ऐसे क्वेश्चन के आंसर एक चैलेंज है. अब कैसे है वो हम देखने वाले हैं. मतलब क्या चैलेंजेस है, क्या क्या गलत बातें हो सकते हैं इंडिया में भी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है. मतलब वही पहला टॉपिक है हमारा, चैलेंजेस टू आवर फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम. क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. मतलब आपको पता है एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, है ना. इंडिया में अगर कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं. सभी बुरे अच्छे नहीं हैं और सभी बुरे भी नहीं हैं. पहला पॉइंट है, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विथ अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय a big and unfair advantage over smaller parties and independents. सही बात है. रिच पार्टियाँ, बड़ी पार्टियाँ, पैसे वाली पार्टियाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली पार्टियाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा जीतेंगी, बट ऐसी बड़ी पार्टियाँ कभी कभी छोटी पार्टी के ऊपर प्रेशर भी डाल सकती है, उनको परेशान भी कर सकती है पैसों से या अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड से. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. हमने देखा है कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले इंसान को टिकट देते हैं. अब पार्टी टिकट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय पार्टी टिकट? मतलब बीजेपी या कांग्रेस जब किसी कैंडिडेट को टिकट देंगी, मतलब दैट विल बी द परमिशन दैट दिस XYZ कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी की तरफ से ये कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा. मतलब टिकट देना मतलब क्या होता है, दैट इज अ परमिशन ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी फॉर XYZ पर्सन टू स्टैंड इन इलेक्शन, टू फिल द फॉर्म फॉर द इलेक्शन. सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. Tickets are distributed to relatives from these families. कभी कभी ऐसा होता है कि जिस फैमिली की पॉलिटिकल पार्टी है उसी फैमिली के पार्टीज़ को ज़्यादा टिकट दिए जाते हैं, ना कि कॉमन पीपल को. हमने देखा है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग राज्य में आप देखते होंगे, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, मनसे, कांग्रेस. तो ये पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या करती है, कभी कभी ज़्यादा टिकट्स, ज़्यादा परमिशन अपने रिलेटिव्स को ही देती है और कॉमन पीपल को चांस ही नहीं मिलता है. वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट similar to each other both in policies and practice.
कभी कभी डिफरेंस भी होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा कार्य करती है तो कोई अच्छा नहीं करती है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। अब जो छोटी पार्टियां होती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्या होते हैं, कभी कभी किसी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता है किसी पर्सन को, तो वो इंसान अपने खुद की तरफ से भी इलेक्शन में फॉर्म भर सकता है और खड़ा रह सकता है। दो एनी पार्टी विल नॉट सपोर्ट हिम, उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रीच पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड some small parties face the problem. These challenges exist not just in India but also in many established democracies. तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाकी के कंट्रीज़ में हम देखते हैं, क्लास में भी है ना, क्लास में हम बैठते हैं ना, कभी कभी जो ज़्यादा हाइट वाले बच्चे होते हैं, मोटे ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो कभी कभी छोटे हाइट में बच्चों को भी पावर दिखाते हैं, मारते हैं, कान के नीचे लगाते हैं। बेचारे वो छोटे हाइट के, कम पावर के, कम वेट के बच्चे रो बैठते हैं। तो ये तो चलता ही है कभी कभी। समटाइम्स पावरफुल पर्सन इज शोइंग हिज पावर टू द लेस पावरफुल पर्सन। दिस डीपर इश्यूज, these challenges exist, these deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. तो ऐसी गलत बातें चिंता का विषय बनती है जो बेचारे डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। दैट इज़ वाई सिटीजन्स, सोशल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्शन सिस्टम। इसलिए सोशल वर्कर, अलर्ट पीपल, इंटेलिजेंस पीपल डिमांड करते हैं कि हमारे इलेक्शन सिस्टम में थोड़ा चेंजेस होना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स, क्या आपके दिमाग में ऐसे रिफॉर्म्स हैं कि हमारे इलेक्शन सिस्टम में कौन से नए रूल्स एंड रेगुलेशन आने चाहिए जिस कारण पावरफुल पार्टियाँ, पैसे वाली पार्टियाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली पार्टियाँ अपने मेंबर को इलेक्शन में नहीं उतारेंगी। व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंजेस। तो सामान्य आदमी क्या करेगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास करोड़ सौ रुपये है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके सामने कॉमन कैंडिडेट कैसे टिक पाएंगे, ये एक सोचने की बात है। डियर स्टूडेंट, इन दिस वे टुडे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस टॉपिक के, इस लेसन के हमने 5 पार्ट बनाए। होप यू विल ऑब्जर्व माई वीडियोज़ बिकॉज इट इज़ एक्सप्लेन लाइन टू लाइन। बहुत से बच्चों का कंप्लेंट्स है कि हमको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलता है, तो क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका रीडिंग कम है, आप पढ़ते ही नहीं टेक्स्ट बुक, रेडीमेड आंसर लर्न करते हो, रट्टा लगाते हो। इसलिए आप हर टॉपिक आप 2-3 बार पढ़ा करो, एवरी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है। ये आदत से क्या होगा, आपका स्टडी अच्छा होगा, आपके मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, आपको रटने की आदत नहीं लगेगी। होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, गुड बाय।